हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के मॉक टेस्ट का डे 80 के बारे में। इससे पहले आप होप कि आपने सभी पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं भी देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं या फिर हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे वीडियो की लिंक एक साथ मिल जाएगी। इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चंस के बारे में हम देखेंगे जो कि पूर्णतः बीपीएससी के पैटर्न पे बनाया गया। तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखिए और लास्ट में अपना स्कोर को नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपने कितना स्कोर किया। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है। हमेशा की तरह प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड टाइम मिलेगा। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो बात करते हैं फ्रेंड्स सही उत्तर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बयाना। और बयाना कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है भरतपुर जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से गुप्तकालीन सिक्कों के सर्वाधिक जो कि भंडार या कह सकते हैं या फिर ढेर प्राप्त हुआ है। ठीक है, गुप्त काल की बात की जा रही है और सिक्कों की बात की जाए तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि गुप्त काल में जो सोने के सिक्के थे उसको किस नाम से जाना जाता था? तो दिनार कहते थे और चांदी के सिक्के को रूपक या फिर रुपये का दिया जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था और सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, सही सुमेलित नहीं है। तो चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद बताइए कि कौन यहाँ पे सही तरीके से मैच नहीं किया गया। बाहर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो आप लोग थोड़ा सा वॉइस को मैनेज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए बात करते हैं सही उत्तर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन किया गया वो गलत तरीके से मैच किया गया, क्योंकि फ्रेंड्स हमीर रासो जो है, हमीर रासो की जो रचना है वो किसने की थी? तो सागर देव ने की थी, न कि फ्रेंड्स अब्दुल रहमान ने। तो यहाँ पे पहला गलत किया गया। बाकी ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बताई बिल्कुल करेक्ट है। अल्लाह खंड जो कि जगनीक ने लिखा बिल्कुल करेक्ट है। और बिसल देव रासो की रचना नरपति नल्ला ने किया था। तो ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट थे। ऑप्शन ए यहाँ पे गलत तरीके से मैच किया गया था। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि सागर देव जो था वो किसके समकालीन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था। कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारत से संबंध रखता था। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट आंसर होगा, सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति जो था वो अमर सिंह थे। क्या ये पॉइंट सही है? जी नहीं, बिल्कुल ये पॉइंट्स गलत है। क्यों? मैं आपको बता दूं कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जो सेना का नेतृत्व किया था वो कौन थे? तो हकीम खान सूरी थे। ठीक है फ्रेंड्स, हकीम खान सूरी। तो ये पहला पॉइंट तो गलत हो जाता है। सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पर केवल 2 और केवल 2 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करके आगे बढ़ेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, देखिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था में महाना यानी कि मॉन स्केल जो कि जागीरों के प्रचलन का श्रेय है और ये किसके समय में था ये आपको बताना, यानी किससे संबंधित है ये। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यानी कि शाहजहां। ठीक है, ध्यान रखेंगे शाहजहां। मनसबदारी व्यवस्था में फ्रेंड्स 2 अस्पा और सी अस्पा का जो प्रचलन था वो जहांगीर ने किया था, लेकिन फ्रेंड्स मनसबदारी व्यवस्था में महाना का जो प्रचलन था वो शाहजहां के शासनकाल से संबंधित है। ये पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं करना, याद रखिएगा। देखिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उन्होंने मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी थी। वे अमेरिका में कुछ समय भी रहे थे। तो आपको ये बताना कि ये बात जो है वो किसके बारे में कहा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यानी लाला लाजपत राय। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको नीचे कमेंट करके बताना फ्रेंड्स इन्होंने एक नारा दिया था और वो नारा क्या था, आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न बनता है कि उड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। यानी फ्रेंड फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को आप पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा उत्तर आपका सही होना चाहिए, उड के अनुसार कौन सा जो कि विकल्प सही होगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स में क्या दिया गया कि उड डिस्पैच के बारे में बात कर रहे हैं और पहला पॉइंट्स कह रहा है कि विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। देखिए फ्रेंड्स पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है, पहला पॉइंट जो कि बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो कि उड डिस्पैच जो था वो शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है और इसकी जो स्टार्टिंग की गई थी वो 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये किया गया था और ये शिक्षा से संबंधित है, इसलिए इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी। पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है।
सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के लिए अंग्रेजी की सिफारिश की थी। देखिए यहाँ पे पॉइंट्स गलत है, अंग्रेजी की सिफारिश इसके माध्यम से नहीं की गई थी। 1835 में लॉर्ड मैकाले के जो अनुशंसा था उसके वक्त किया गया था, ना कि ये आपका वो डिस्पैच। तो यहाँ पे अंग्रेजी से इसका कोई संबंध नहीं था, इसलिए हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए केवल और केवल एक हम सही करेंगे, इसलिए ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। इस वजह से जो कि देश का विभाजन के लिए कांग्रेस सहमत हुई थी। कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? काफी अच्छा प्रश्न है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स धर्मपाल। कह सकते हैं कि पाल वंश का जो दूसरा शासक था धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में इस विहार का निर्माण कराया था। अब ये जानना होगा कि ये जो स्थान है यानी फ्रेंड्स सोमपुर महाविहार है, ये कहाँ पे पड़ता है, एग्जैक्ट इसका लोकेशन क्या है? तो आपको याद रखना है कि यह बौद्ध विहार बांग्लादेश के नौगांव जिले के पहाड़पुर में स्थित है। इसलिए फ्रेंड्स इसको कभी कभी पहाड़पुर, जो कि पहाड़पुर का बौद्ध विहार के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट्स याद रखेंगे। और इस सभी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है ये कि 1985 ईस्वी में फ्रेंड्स यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया हुआ है। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित की गई थी? काफी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ के बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि बिल्कुल करेक्ट है बी, यानी कि जहांगीर के शासनकाल में। मैं आपको बता दूं कि चित्तौड़गढ़ की जो संधि हुई थी वो 1615 ईस्वी में हुई थी और यहाँ के जो मेवाड़ के राणा थे वो कौन थे? अमर सिंह और उनके बीच जो कि जहांगीर के बीच। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना है। कह सकते हैं कि 1615 में राणा अमर सिंह तथा बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई थी। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट उसमें क्या करें कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका समय शुरू होता है, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट में क्या कह रहा है कि चापचार कुट जो त्यौहार है फ्रेंड्स मिजोरम के साथ, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चापचार कुट जो महोत्सव मनाया जाता है वो मिजोरम में मनाया जाता है। सेकंड क्या कह रहा है कि खोंगजो जो पर्वत गाथा गीत है वो भी मणिपुर से संबंध यहाँ पे दिया गया, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स कि मणिपुर की पारंपरिक संगीत जो कि कला है ये संबंधित है मणिपुर से। ठीक है, ये पॉइंट्स भी करेक्ट है। थर्ड पॉइंट में क्या देगा, थांग टा नृत्य जो है फ्रेंड्स ये सिक्किम के साथ मैच करेगा, जो कि गलत है। ये किसके साथ मैच होना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स ये जो मणिपुर के साथ ही मैच होना चाहिए था, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था चापचार कुट त्यौहार, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स चापचार का मतलब जो होता है वो झूमिंग खेती। ठीक है, झूमिंग खेती के लिए जंगल को जलाकर साफ करने का जो कार्य होता है उसको कहते हैं, और उसी के वक्त ये मनाया जाता है चापचार कुट त्यौहार, याद रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल कह सकते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल करेक्ट था, इसलिए ऑप्शन बी को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है कि भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? बताइए फ्रेंड्स, काफी अच्छा प्रश्न है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ये पारित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल तो आपको पता ही होगा 1856 से 1862। इंडियन पैनल कोड जिसको भारतीय दंड संहिता के नाम से जाना था, दीवानी प्रक्रिया संहिता और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता, ये सभी के सभी जो कोड पारित किए गए थे वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित किए गए थे। और साथ साथ मैं आपको ये चीज़ बता दूं फ्रेंड्स कि इसी के समय में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा मुंबई नहीं बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए फ्रेंड्स, जब भारत में क्रिप्स मिशन भारत आया था तो उस समय भारत के वायसराय के रूप में कौन था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स लॉर्ड लिन लिथगो। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड लॉर्ड लिन लिथगो का शासनकाल क्या था। लॉर्ड लिन लिथगो का शासनकाल कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 1936 से लेकर के 1943 तक था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो समय था इन्हीं के शासनकाल में हुआ था और क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था। तो कह सकते हैं कि इन्हीं के शासनकाल से ये संबंधित हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन में क्या बनता है कि निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? यानी फ्रेंड्स बलबन के संबंध में यहाँ पे जो भी कथन दिए गए उनमें से कौन असत्य है ये आपको बताना है।
तो चारों ऑप्शंस को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि क्या होगा करेक्ट आंसर। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट यानी ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि उसने चालीसा दल यानी कि चहलगानों के संबंधित स्मृति को दमन किया था। बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इल्तुतमिश ने 40,000 का गठन किया था जिसमें तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना जाता था, जिसको दमन किया था फ्रेंड्स किसने, तो बलबन ने किया था। पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्या कह रहा है कि कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। तो ये पॉइंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी को पता हो कि लौह एवं रक्त की नीति जो है वो बलबन ने ही अपनाई थी। ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, उसने केंद्रीय सैन्य दीवानी जो कि दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। ये पॉइंट्स भी बिल्कुल करेक्ट है कि दीवाने अर्ज की स्थापना जो कि फ्रेंड्स बलबन ने कराई थी और ये जो कि सैन्य विभाग था। ठीक है। तो कह सकते हैं यहाँ पे पॉइंट्स तीनों बिल्कुल करेक्ट था बलबन के संबंध में, तो कोई भी कथन असत्य नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है कि प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है। बहुत ही फेमस बुक है ये फ्रेंड्स और कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन भी है। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने इसका राइट आंसर डेफिनेटली किया होगा कि प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा बी.एस. मिन्हास। ठीक है फ्रेंड्स, बी.एस. मिन्हास का पूरा नाम क्या है, बगीचा सिंह मिन्हास, जो कि 1974 में ये बुक पहली बार पब्लिश किया गया था। ठीक है। अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे बिमल जलान जो आप ऑप्शंस में देख रहे हैं, इनकी भी एक बुक होती है जो कि पेपर में अक्सर आपको देखने को मिलता है और इनकी बुक का नाम क्या है, तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया, जो कि 2005 में इन्होंने लिखा था बिमल जलान ने। क्लियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो बताइए चारों ऑप्शंस में से कौन सा कथन असत्य है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स सही उत्तर का। देखिए यहाँ पे असत्य बताना है किसके बारे में, तो देखिए पढ़ते हैं पहले पॉइंट्स क्या कह रहे हैं कि दारा सिकोह को हुमायूं के मकबरे यानी कि फ्रेंड्स दिल्ली में दफनाया गया था। ये पॉइंट गलत है या सही, ये पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। औरंगजेब द्वारा फ्रेंड्स नियुक्त जो विशेष प्रकार का न्याय समिति था उसमें दारा को जो दारा सिकोह था इसको विधर्मी घोषित किया गया था और साथ ही साथ आज़ाद जो कि आज़ाद नहीं ये औरंगजेब ने इसको मृत्युदंड की आज्ञा दी थी। तो कह सकते हैं कि पहला पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है और इसको मृत्यु के बाद फ्रेंड्स हुमायूं के मकबरे दिल्ली में दफनाया गया था। ठीक है, पहला पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पढ़ लीजिए। सेकंड में क्या कह रहा है कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद फैजी के निर्देश में हुआ था। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बताना था कौन सा कथन असत्य है, तो कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सरकार की संसदीय प्रणाली में क्या शामिल होता है। आपको बताना है फ्रेंड्स कि सरकार की जो संसदीय प्रणाली है कौन सा यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विधानमंडल कार्यपालिका को नियंत्रित करता है। देखिए फ्रेंड्स विधानमंडल के बारे में बात करें तो विधानमंडल में दो प्रकार के होते हैं। जिस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा होता है, इस तरह से विधानमंडल में दो सदन होते हैं। एक तो आपका जो कि निम्न सदन और उच्च सदन। निम्न सदन को हम लोग विधानसभा के रूप में जानते हैं और उच्च सदन को विधान परिषद के रूप में जानते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को आप यहाँ पे टिक करेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि सरकार के राष्ट्रपति के रूप में मुख्य विशेषता है। आपको ये बताना फ्रेंड्स सरकार के जो राष्ट्रपति के रूप में मुख्य विशेषता यहाँ पे कौन कौन सा होगा। ऑप्शंस आपके दिए गए, आप ऑप्शंस को पढ़िए और उसके बाद बताइए कौन सा कथन सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि राष्ट्रपति के रूप में फ्रेंड्स यहाँ पे जो मुख्य विशेषता है वो ऑप्शन नंबर डी के थ्रू देख सकते हैं कि कार्यकारी जो प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होती है। आप सभी को पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, जो कि आप पढ़ सकते हैं कि आर्टिकल 75 में ये बात कही गई है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थर्ड में क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति विधानमंडल को भंग नहीं कर सकता, ये बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स कि विधानमंडल में जो लोकसभा नहीं वो विधानसभा होता है उसको राज्यपाल भंग करता है, ना कि राष्ट्रपति। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से करेक्ट हो जाता है। क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि कौन है जिन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। बताइए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि किन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रेंड्स जी ऑस्टिन। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स माफ़ी चाहूँगा अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही होगी बैकग्राउंड के नॉइज़ से लेकर के वो जो कंस्ट्रक्शन का ठक ठक चल रहा है, तो आई होप कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो ही होगी, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ कर नहीं सकते, तो बस थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। देखिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ लीजिए और उसके बाद बताइए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कथन सही के बारे में आपको बताना है।
तो एक बार आप बाकी ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स कि पहला क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 में राज्य भाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया। ये पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कह सकते हैं कि अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक राज्य भाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 348 में वर्णित सभी तथा कुछ कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया गया। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पे क्या बनता है कि कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा अनुच्छेद जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स 129। अनुच्छेद 129 के तहत ये कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। तो यहाँ पे मैं बात ये आती है कि बाकी ऑप्शंस में क्या क्या कह रहा है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। अनुच्छेद 123 के बारे में बात करना चाहें तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 123 जो होता है वो राष्ट्रपति से संबंधित है, जो कि संसद में अवकाश के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है इसी आर्टिकल के तहत, यानी कि राष्ट्रपति के अध्यादेश 123 के तहत। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन से संबंधित, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित आर्टिकल 124 है। और यहाँ पे अनुच्छेद 143 जो देख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है। इसमें क्या है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है किसी भी बात पे। तो यहाँ पे ये बात आपको याद रखना है 143 के तहत। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी, जो कि 129 करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही से मेल नहीं खाता है। तो बताइए फ्रेंड्स, चारों तरीके से जो मैच किया गया वो इनमें से कौन एक गलत है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको बता दूं फ्रेंड्स कि गलत कौन सा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौलिक कर्तव्य जो होता है वो भाग 4 में रखा गया और यहाँ पे जस्ट उल्टा लिखा गया, 6 का ए लिखा गया। तो मौलिक कर्तव्य 4 के क में रखा गया और अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत आता है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य फ्रेंड्स जो कि रूस के संविधान से लिया गया था और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो कि भाग 4 के क में रखा गया। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। नागरिकता का संबंध बिल्कुल करेक्ट है कि संविधान के भाग 2 में जो कि 5 से 11 अनुच्छेद में आता है। मौलिक अधिकार जो कि भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया था और इसको फ्रेंड्स भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और ये संविधान के भाग 3 से संबंधित है। ठीक है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 12 से 35 तक इसका अनुच्छेद होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आपको ये पता ही होगा कि राज्य जो संविधान का भाग 6 से संबंधित हो जाता है। ठीक है। तो फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 24 के साथ अनुच्छेद 23 के तहत उपलब्ध है। बताइए फ्रेंड्स, अब क्या होगा इसका क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा अनुच्छेद जो है वो 24 के साथ अनुच्छेद 23 के तहत उपलब्ध किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि बिल्कुल करेक्ट है, शोषण के खिलाफ अधिकार। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्री में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था और देखिए मेंस में भी इसी टाइप से क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में है। बताइए फ्रेंड्स कि कौन इसमें से राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो बात करते हैं सही उत्तर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए फ्रेंड्स, जो रेलवे होता है वो रेलवे संघ सूची में आता है, लेकिन रेलवे पुलिस जो आते हैं वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम टिक करके आगे बढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूज कर सकता है, तो याद रखिएगा। ठीक है। रेलवे जो आता है फ्रेंड्स वो संघ सूची के अंतर्गत, लेकिन रेलवे पुलिस जो आता है वो राज्य सूची के अंतर्गत। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो बताइए फ्रेंड्स, चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन असत्य है, क्या होगा करेक्ट आंसर। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत में वन अनुसंधान संस्था देहरादून में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि इसकी स्थापना 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के रूप में की गई थी। ये पॉइंट्स भी बिल्कुल करेक्ट है। आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि 1906 में इसकी स्थापना की गई थी, किस नाम से, तो इंपीरियल फॉरेस्ट जो कि इंस्टीट्यूट के रूप में की गई थी। ठीक है। और इसका उद्घाटन कब किया गया था, 1921 में। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही तरीके से किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी असत्य नहीं था। क्लियर। आगे देखिए। नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है कि कौन सी जो कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी चर्चित प्रश्न है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो कि ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स, जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना वो किस देश से संबंधित है, तो ये संबंधित होता है यूएसए से, यानी कि यूएसए से की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के तर्ज पर फ्रेंड्स दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना की गई थी। और ये कब किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो कि शासनकाल में, जो पहली बार ये प्रधानमंत्री थे तब। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर। हिंद महासागर और लाल सागर जो है वो कौन सी संधि इसको जोड़ती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि बाब उल मंदब। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बाब उल मंदब को आंसुओं के द्वार के रूप में भी जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, काफी अच्छा प्रश्न है, बताइए भारत का सबसे पुराना बांध के रूप में किसे जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स कल्याण आई बांध जो है इसको जाना जाता है भारत के सबसे पुराना बांध के रूप में, और ये दुनिया के रूप में अगर बात करें तो चौथा सबसे पुराने बांधों की सूची में आता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, शायद आपको ये कल्याण आई बांध नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको ये नाम तो पता ही होगा कि जिसे फ्रेंड्स ग्रैंड एनीकट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रैंड एनीकट, और ये फ्रेंड्स किस नदी पर बनाया गया, तो कावेरी नदी पर बनाया गया तमिलनाडु में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बांधों और उन राज्यों को मेल मिलाइए जो कि वे स्थित है। ठीक है, यानी कि आपको मैच करना है कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होता है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर। तो चलिए एक एक करके मैच करते हैं। सबसे पहले बहुत ही सिंपल से जो कि आपको पता होगा कि फ्रेंड्स इडुक्की जो था वो केरल में आता है, तो सी के साथ फर्स्ट मैच करना चाहिए। तो सी के साथ कहाँ पर फर्स्ट मैच कर रहा है, देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है। अच्छा, ये हो गया। और अगर बात करें तुंगभद्रा, तो तुंगभद्रा जो कि कर्नाटक में आता है, आप ये भी देख सकते हैं कि फर्स्ट का डी के साथ मैच होना चाहिए, ये आपका मैच हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन से, इसलिए हमारा सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें तो पूरा जानना है, तो देखिए याद रखिएगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, लोअर भवानी जो बांध है फ्रेंड्स ये कहाँ पे पड़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु, याद रखिएगा, क्योंकि लोअर भवानी बांध तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, और ये अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स तमिलनाडु के किस जिले में पड़ता है, तो आप इसको याद रखिएगा ईरोड जिले में पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु के ईरोड जिले में जो कि लोअर भवानी बांध स्थित है। नागार्जुन बांध तो आपको पता है आंध्र प्रदेश, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, तो बताइए चारों ऑप्शंस में से कौन सा जोड़ा एक सही तरीके से मैच किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स कवास जो वो गुजरात बिल्कुल करेक्ट तरीके से मैच किया गया। और ये किस संबंध में, तो ताप विद्युत परियोजना के संबंध में। तो कह सकते हैं कि कवास जो ताप विद्युत परियोजना वो गुजरात में पड़ता है, राइट आंसर है। लेकिन बाकी गलत क्यों है इसके बारे में हमें जानना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि गलत क्यों है। आपको पता है फ्रेंड्स जो कोरबा पड़ता है ये कहाँ पे, तो ये कोरबा जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और रामगुंडम के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स रामगुंडम जो है ये तेलंगाना में पड़ता है, तेलंगाना के पेडापल्ली जो जिला है वहाँ पे पड़ता है। ठीक है, अगर बात करें कि तलेचर जो है, तलेचर कहाँ पे पड़ता है, तो ये उड़ीसा में पड़ता है। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, तीनों में से हमेशा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। तो फिलहाल बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसल उगाना क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स टांगिया प्रणाली के नाम से जानते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स इसको टांगिया नहीं, इसको टोंगिया प्रणाली कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टोंगिया प्रणाली, टोंगिया की खेती, और ये अधिकतर जो कि म्यांमार में की जाती है। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर जो कि अपने लक्ष्य से अधिक रही, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर। यानी फ्रेंड्स जितना लक्ष्य रखा गया था उससे अधिक रही थी, ये आपको बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना में। तो बात करते हैं सही उत्तर का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि फ्रेंड्स चलिए एक एक करके पहले देख लेते हैं। चौथी की अगर बात करें तो चौथी में लक्ष्य कितना रखा गया था 5.7 का, लेकिन प्राप्त कितना हुआ था, तो 3.3 प्राप्त हुआ था। तो कह सकते हैं कि ये तो गलत हो गया। तीसरी में अगर बात करें तो फ्रेंड्स तीसरी में 5.6 का लक्ष्य रखा गया था और प्राप्ति कितनी की हुई थी 2.8 की, यानी कि जस्ट आधा हुआ था। और आठवीं के बारे में बात करें तो आठवीं का लक्ष्य जो रखा गया था 5.6 का ही रखा गया था, और इसमें जो प्राप्ति हुई थी फ्रेंड्स 6.8 की हुई थी। तो कह सकते हैं कि इसमें वृद्धि हुई थी, और राइट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो नौवीं के बारे में बात कर लेते हैं, तो नौवीं में देखिए 6.5 रखा गया था, लेकिन प्राप्ति हुई थी 5.4 की। तो कह सकते हैं कि ये भी गलत है। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि हमारा जो कि यहाँ पे आठवीं पंचयोजना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझावों हेतु एक समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स वाई एच मालेगाम। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इनसे रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये याद रखना है। आपको पता है फ्रेंड्स कि हीरा कारोबारी जो थे वो नीरव मोदी, उन्होंने फ्रेंड्स जो कि पंजाब नेशनल बैंक से कितने करोड़ का घोटाला किया था? 11,400 रुपये का घोटाला किया था। उसी की जांच और ऐसा दोबारा भविष्य में ऐसा ना हो, इसको रोकने हेतु आरबीआई ने फ्रेंड्स इन्हीं के जो कि नाम से यानी कि वाई एच अध्यक्षता, इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी और उस समिति का नाम रखा गया था वाई एच मालेगाम समिति, जो कि फरवरी 2018 में इस समिति का गठन किया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, याद रखेंगे। क्लियर? आगे देखिए, नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? बताइए फ्रेंड्स, इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कभी नहीं रहे हैं? तो चलिए बात करते हैं राइट आंसर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स राजा जे चेल्लैया जो है, आपको पता है चेल्लैया जो समिति थी वो कर से संबंधित था। जो चेल्लैया थे फ्रेंड्स वो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और भारत के अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को, यानी कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करों की संरचना हेतु अध्ययन करने के लिए सरकार ने राजा चेल्लैया की अध्यक्षता में 1991 में एक समिति बनाई थी और इस समिति ने फ्रेंड्स अपनी जो रिपोर्ट थी वो 1993 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो गवर्नर के रूप में कार्य नहीं किए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किसकी संस्कृति पर की गई थी? बताइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है फ्रेंड्स एसबीआई, इसकी स्थापना किसकी संस्कृति पर की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोरवाला समिति की अनुशंसा पे की गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर? आपको नीचे कमेंट्स करके बताना फ्रेंड्स कि एसबीआई की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, आपको नीचे कमेंट्स करके बताना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि 1 2 3 4 दिए गए, उनमें से पढ़ के बताइए कि कौन अप्रत्यक्ष कर के रूप में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स जीएसटी जो आप देख रहे हैं, माल एवं जो सेवा कर है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको अप्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, और ये कब स्टार्ट किया गया था? तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स 1 जुलाई 2017 से ये जो कि लागू किया गया था पूरे देश में, और ये संविधान के 122वें जो कि संशोधन के द्वारा इसको लागू किया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। लेकिन बाकी जो भी ऑप्शन देख रहे हैं, आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, ये सभी फ्रेंड्स जो कि प्रत्यक्ष कर के श्रेणी में आता है। क्लियर? नेक्स्ट वन में क्या बनता है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बताइए, नुमालीगढ़ रिफाइनरी संयंत्र जो वो किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम में। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है कि असम के किस जिले में स्थित है? तो गोलाघाट जिले में स्थित है। आप इस पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वन क्या बनता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह को किस रूप में जानते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि संक्रामिका, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोटोन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्या है, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायो रिजर्व प्रोग्राम, एमएबी के नाम से इसको जानते हैं, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1971 में स्टार्ट किया गया था। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बता दूं कि 1986 में 1986 जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, 1986 में भारत सरकार ने फ्रेंड्स जो कि आपको पता है कि संरक्षित जैव मंडल नामक एक जो कि योजना स्टार्ट किया था, जिसमें अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में भारत में कुल 18 जैव मंडल बायो रिजर्व स्थित है, जिनमें से फ्रेंड्स 11 बायो रिजर्व जो है वो यूनेस्को में शामिल किया जा चुका है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। टोटल 18 जैव मंडल भारत में रिजर्व स्थित है। ठीक है, जिनमें से 11 यूनेस्को की सूची में शामिल है। नेक्स्ट वन क्या बनता है कि बिहार में अफीम की खेती कहाँ की जाती है? बताइए फ्रेंड्स, बिहार में अफीम की खेती कहाँ पे की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंगेर में। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पटना का स्थानीय समय निम्नलिखित में से क्या है? पटना का जो स्थानीय समय है वो क्या है? भारतीय मानक समय के संदर्भ में आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय मानक समय से आगे पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कैसे पड़ता है? अगर आप मैप में देखोगे तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जो आईएसटी है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद के मिर्जापुर के, कह सकते हैं कि नैनी से होकर के गुजरता है, और जस्ट इसके आगे पड़ता है आपका बिहार, यानी कि यूपी से जस्ट थोड़ा सा आगे पड़ता है, इसलिए कह सकते हैं कि इसके आगे भारतीय मानक समय से आगे पड़ता है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वो 15 मिनट का डिफरेंस है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। क्लियर? आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉरेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होगा? बताइए, यहाँ पे फॉरेनहाइट के बारे में बात करना है, जिसमें उबलते हुए पानी का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा?
जनरली फ्रेंड्स आपको ये पता है कि जो सेल्सियस जो पैमाना होता है वो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, यानी कि 0 डिग्री पे जमता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। सेम टू सेम उसी तरह से फ़ारेनहाइट में बात करें तो सबसे जो न्यूनतम होता है जो पानी जमता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है उस पर पानी उबलता है। तो कह सकते हैं इसका सीधा संबंध जो कि 212 से, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, याद रखिएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर ऐसे भी कभी पूछा जाता है कि जो सेल्सियस स्केल होता है इसमें भागों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें 100 भागों में बांटा जाता है। लेकिन फ्रेंड्स एक 212 जो आपका देख रहे हैं फ़ारेनहाइट में, इसमें 180 भागों में बांटा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई देते, इस घटना का कारण क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इस घटना का कारण क्या होता है? इस घटना का कारण है ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स व्यतिकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरफेरेंस। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन से गैस निकालते हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बताइए। अब इसको रटना नहीं है, मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ ताकि आप हमेशा इसको फ्यूचर में याद रखेंगे कैसे होता है। देखिए सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? हम राइट आंसर पर बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए सभी अम्ल, तो मान लेता हूँ कि एक अम्ल HCl में ले लेता हूँ। HCl को मैं फ्रेंड्स धातु से, यानी कह सकता हूँ कि Na जो कि सोडियम से प्रतिक्रिया कराता हूँ। तो क्या कह सकते हैं कि अगर मैं इसको बैलेंस करने के लिए ले लूँ तो ये 2 ले लेता हूँ और यहाँ पे 2 ले लेता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ बैलेंस कर दिया। अब क्या करते हैं, जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो एक चीज़ तो बनाएंगे, नमक बना देंगे NaCl। तो कह सकते हैं कि 2 HCl 2 Na लिया था तो दोनों तरफ 2 होगा, तो हमारा नमक बनेगा। और फ्रेंड्स आप बताइए कि गैस कौन सी बाहर निकली? यहाँ पे H जो था वो बाहर, यानी कि Cl जो था 2Cl और 2Na जोड़ करके यहाँ पे 2NaCl बना दिए, नमक बन गया। और बाहर क्या निकला? गैस निकला जो कि H2, जो कि गैस के रूप में आगे बढ़ा। कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये तो क्लियर हो गया। एक और पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कराता हूँ। जैसे कि एक और अम्ल लेते हैं, मान लेते हैं मैं एक और अम्ल लेता हूँ सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसको मैं धातु के साथ जो कि करा रहा हूँ, तो ये कैल्शियम में धातु ले लेता हूँ। कैल्शियम के साथ जब इसका प्रतिक्रिया कराऊंगा तो ये क्या बनेगा? सॉरी, इसको रिएक्शन करते हैं। ये रिएक्शन करेंगे तो फ्रेंड्स कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, यानी कि CaSO4 बनाएगा कैल्शियम सल्फेट। और बाहर क्या निकलेगा? H2, जो कि आप निकाल सकते हो बाहर। तो कह सकते हैं कि हमारा जो कि जब अम्ल होता है वो धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है, इसलिए ऑप्शन एक को आप आसानी से टिक कर सकते हैं। क्लियर, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बताइए फ्रेंड्स, बैक्टीरिया से होने वाला रोग इसमें कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर यानी कि डी, केवल 3 कह सकते हैं। तपेदिक को इंग्लिश में फ्रेंड्स क्या कहते हैं? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, और हिंदी में एक और नाम से जाना था क्षय रोग, ये भी याद रखिएगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो चेचक और पीलिया फ्रेंड्स, ये आपका बैक्टीरिया नहीं, ये आपका विषाणु वायरस से होने वाला रोग है। और तपेदिक जो कि आपका बैक्टीरिया से होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर आधारित होता है। हाइड्रोजन जो बम होता है वो फ्रेंड्स वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया कहो या फिर प्रतिक्रिया को। देखिए इंग्लिश में इसको फ्यूजन के नाम से जानते हैं, FUSION, फ्यूजन रिएक्शन। इसमें होता क्या है कि जब 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारिक तत्व में नाभिक की रचना करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं संलयन प्रतिक्रिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। हाइड्रोजन बम के आविष्कारक कौन थे फ्रेंड्स? तो ये भी आप याद रखिएगा, एडवर्ड टेलर। कभी कभी ये भी पेपर में पूछा जाता है, कभी क्या अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि कोशिका को एक निश्चित रूप में प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप जो है वो कौन प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स कोशिका भित्ति, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल वॉल्स। ठीक है, सेल वॉल के रूप में जानते हैं इंग्लिश में, तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। ठीक है, हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कि कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन को वहन करने वाली लाल रक्त कोशिकाओं में वर्णक होता है। आरबीसी में कौन सा वर्णक होता है, बताना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आपको पता है फ्रेंड्स ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? जो कि हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आगे देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया, निम्न नीचे दिए गए विभिन्न रंगों में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, सबसे कम तरंग दैर्घ्य यानी कि सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? डायरेक्ट आपको पता है फ्रेंड्स, सबसे कम जो होता है वो बैंगनी कलर का होता है, सबसे अधिक लाल रंग का होता है। लेकिन यहाँ पे बैंगनी आपका नहीं दिया गया, तो अब हम कैसे इसको करेंगे? इसके लिए आपको छोटा सा वो तरीका याद होना चाहिए फ्रेंड्स, जो आपका रंग बढ़ता है जब भी श्वेत प्रकाश गुजरता है तो ये 7 रंगों में विभक्त होते हैं, 4, 5, 6 और ये 7।
ठीक है, यानी कह सकते हैं जिसका सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है उसका जो तरंगदैर्घ्य होगा सबसे कम होगा, और जिसका सबसे कम विचलन होता है वो सबसे उसका ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है। तो ऊपर में रेड होता है यानी कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में सबसे कम पूछा गया तो हम नीचे से इसको देखेंगे। तो आपका सबसे नीचे आता है फ्रेंड्स वॉयलेट यानी कि बैंगनी कलर। तो इसका एक छोटा सा जो कि तरीका होता है याद रखने के लिए, आप उसको याद रखते हैं रॉय GBIP, ठीक है फ्रेंड्स, BIP। तो इस तरीके से याद रखते हैं 7 रंगों का विभक्त होता है, यानी कि कह सकते हैं इस तरह से अगर आप जाओगे तो ये 7 रंग होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और ये वॉयलेट। तो अब यहाँ पे देखिए अगर पीछे से सबसे कम होता है तो सबसे पीछे कम होता है, सबसे अधिक आपका ये होगा। तो वॉयलेट इसमें नहीं दिया, यानी कि बैंगनी कलर नहीं दिया, इंडिगो नहीं दिया गया, और यहाँ पे ब्लू यानी कि नीला दिया गया। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा आपको बस ये समझना होगा और आपको ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और हिंदी में बैजी हप्पी नाला तो आपको याद ही होगा, लेकिन इंग्लिश वाला आप याद रख लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने किसी महिला द्वारा एक ही अंतरिक्ष उड़ान में सबसे अधिक दिन रहने का रिकॉर्ड बनाया। हाल ही का क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में था, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रिस्टीना कोच। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपने हमारी वीकली करंट अफेयर्स से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीकली करंट अफेयर्स को भी देखा कीजिए। मैं काफ़ी अच्छे तरीके से आपको वीकली करंट अफेयर्स कराता हूँ, चाहे आप करंट अफेयर्स जो कि डेली बेसिक पे कहीं भी पढ़ते हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हर संडे के दिन हमारे साथ वीकली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, जो कि आज मैंने मॉर्निंग में ही वीडियो अपलोड किया था, लेकिन उस पर कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग का नहीं मिला है। तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, साथ साथ मैं आपको सभी क्वेश्चन का अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी करता हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एक बार वीडियो को जरूर देखें। देखिए फिलहाल बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा परशुराम कुंड मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है। तो ये फ्रेंड्स हाल ही में चर्चा में था, तो बताइए हाल ही में चर्चा में रहा परशुराम कुंड मेला का जो आयोजन होता है वो किस राज्य से ये प्रसिद्ध मेला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स ये जो मेला लगता है ये मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे लगता है अरुणाचल प्रदेश में, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया। आप नीचे मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपने आउट ऑफ 50 से कितना स्कोर किया, और आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और देखिए आज का क्यूज क्वेश्चन आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अब बात करते हैं लास्ट वीडियो मैंने आपको बोला था कि क्यूज क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे तरीके से बताएंगे तो उनका नाम मैं डिस्प्ले करूंगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, इनका नाम काफी अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया था। आई होप कि आप लोग भी आज के इस क्वेश्चन का राइट आंसर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताएंगे। अगर आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो आपका भी नाम यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। तो हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।